Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions of permutations and combinations, and there will also be some previous year questions from CMAT examination. तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं. You can connect me on Telegram at ADITYAKT if you want to. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ़र्क हमें समझना है, दैट इज एंड कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है और दोनों का डिफरेंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन हमारा कहता है कि देयर इज अ 2 डिजिट कोड और वन ऑफ द फर्स्ट डिजिट जो हमारी है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट इज एन अल्फाबेट एंड सेकेंड डिजिट इज अ डिजिट और नंबर. डिजिट है, ऐसा सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है, सिंगल डिजिट होल नंबर है या कोई भी डिजिट है हमारी. तो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं इस कोड को बनाने के. सो बेसिकली वी हैव टू मेक अ 2 डिजिट कोड यूजिंग एन अल्फाबेट एंड अ डिजिट. तो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, ठीक है, अल्फाबेट एंड अ डिजिट. अल्फाबेट्स कितने हैं, टोटल 26 है, और डिजिट्स है 10, ठीक है, क्योंकि कोड है 0 भी यूज कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के 10 डिजिट्स हैं टोटल डेसिमल नंबर में. और दोनों यूज करना है हमें. फर्स्ट प्लेस पे अल्फाबेट आएगा, सेकंड प्लेस पे डिजिट आएगा, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 26 इंटू 10 यानी कि 260 टोटल सच कोड्स विल बी देयर. ठीक है, तो एंड है, एंड का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जहां पे भी कभी एंड यूज होगा तो इन जनरल एंड इंप्लाइज मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, एंड इंप्लाइज मल्टीप्लीकेशन. सिमिलरली और की बात करें तो अगर क्वेश्चन हमारा होता है कि एक सिंगल डिजिट कोड है और हमें अल्फाबेट यूज करना है या फिर डिजिट यूज करना है, और सिंगल डिजिट कोड है, इधर अल्फाबेट और अ डिजिट, यानी कि दोनों साथ में यूज नहीं कर सकते, या तो अल्फाबेट करेंगे या फिर डिजिट करेंगे. सो इन दैट केस 26 अल्फाबेट है, या तो उनमें से कोई एक अल्फाबेट ले लेंगे और या फिर 10 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट ले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 26 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 36. तो एक शॉर्ट में ये चीज समझना है कि जहां कहीं पे भी एंड आ रहा है तो इन जनरल वहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, और जहां कहीं पे भी और आ रहा है वहां पे इन जनरल एडिशन की बात होगी. बिकॉज और में दो चॉइसेस है, दोनों के बीच में कोई भी एक ऑप्शन में चूज कर सकते हैं. तो पहली वाली चॉइस के ऑप्शंस, दूसरी वाली चॉइस के ऑप्शंस को हम ऐड करेंगे. एंड में हमें दोनों को ही यूज करना है, तो फर्स्ट चॉइस के ऑप्शंस और सेकंड चॉइस के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करेंगे. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये सबसे बेसिक है जहां से कि हमारा काउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल के बाद आगे की कहानी स्टार्ट होती है. ठीक है, अब बात करते हैं कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट के फर्क की. तो जहां कहीं पे भी हमें सिलेक्शन की बात करनी है, चीजों को कंबाइन करना है, सिलेक्शन करना है. फॉर एग्जांपल कि 5 पेन्स में से हमने 3 पेन्स को हमें सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात है. अब 3 पेन्स का हमें ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. जहां कहीं पे भी सिलेक्शन होगा वहां पे ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑर्डर में करो. ठीक है, 2 मिनट में भी हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे समरी में, और इसके बाद क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे. ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेक्शन में. बट जहां कहीं पे भी हम करेंगे अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट में डेफिनेटली ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा. ऑर्डर ही तो है अरेंजमेंट में, और क्या है. ठीक है, सो जहां पे भी सिलेक्शन है वहां पे हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन. एंड फॉर्मूला विल बी, अगर एन में से हम आर चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं तो फॉर्मूला विल बी एन सी आर, विच इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. और अरेंजमेंट करना है, यानी कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों ही करने हैं. ठीक है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट करना है. तो पहले सिलेक्शन करेंगे एन में से आर चीजों का एनसीआर तरीके से, एंड देन विल बी मल्टीप्लाइंग, अरेंज करेंगे इन आर चीजों को, और आर चीजों को अरेंज करने के तरीके होंगे आर फैक्टोरियल. सो दिस विल बी इक्वल टू एन पी आर, दैट इज एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल. ठीक है, या इन जनरल दिस फॉर्मुला इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं आर फैक्टोरियल से, तो आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल बी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल. दिस इज अबाउट सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. इज इट क्लियर? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 6 पेन्स, डिफरेंट पेन्स हैं सारे के सारे, और 6 पेन्स में से वी नीड टू सेलेक्ट 2 पेन्स हमें सेलेक्ट करने हैं. नंबर ऑफ वेज कितना होगा, दैट विल बी 6C2. और जब भी हम लिख रहे हैं तो एक तो फॉर्मूला तो हो गया हमारा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, बट फॉर्मूला यूज करने की बजाय ऐसे समझो कि अगर हमें 6C2 कैलकुलेट करना है तो 6 फैक्टोरियल के पहले 2 टर्म्स लिखोगे जो कि होंगे 6 इंटू 5, और फिर डिवाइड कर दोगे 2 फैक्टोरियल से. सो दिस विल बी 15. फिर से एक बार समझते हैं. लेटेस्ट से हमें लिखना होता है 7C3, तो 7 फैक्टोरियल के हमें फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं, विच विल बी 7, 6 एंड 5, and then will be divided by 3 factorial. तो 3 factorial तो 6 के बराबर होता है, that is why this will become 35 only.
और कुछ चीजें जिनको याद रखोगे, कंफर्टेबल रहोगे उनके साथ में ज्यादा आसान है। ठीक है, जब भी हम NC2 कर रहे हैं तो NC2 इज नथिंग बट n इंटू n-1/2। तो 10C2 विल बी 10 इंटू 9/2। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या 45। ये स्टेप लिखने की ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 12C2 कहा हमने, तो 12 इंटू 11/2 यानी कि 6 इंटू 11 66 आ जाएगा। सिमिलरली अगर NC3 कर रहे हैं तो दैट इज n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। बट अगर लेटर से हमने कहा 6C3, तो 6C3 में आएंगे टर्म्स हमारे 6 इंटू 5 इंटू 4 और डिवाइड भी कर रहे हैं किससे 6 से, तो बच जाएगा हमारा 20। 7C3 कहेंगे तो आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, डिवाइड भी 6 से कर रहे हैं, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 35। 8C3 कर रहे हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 और डिवाइड भी 6 से कर रहे हैं, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, बचा 56। बेसिकली 6C3 में हमारा 5 और 4 ये बचने वाले हैं, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7C3 में भी 6 कैंसिल आउट होगा, 7 इंटू 5 बचेगा, और 8C3 में भी 6 कैंसिल आउट होगा, 8 इंटू 7 बचेगा, 56 आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो दिमाग में रखोगे हमेशा ईजी रहेगा। फिर चीज क्या होता है, एक फॉर्मूला और है जो तुम्हें दिमाग में रखना है। फॉर एग्जाम्पल NC0, अगर हम n में से 0 चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं सो नंबर ऑफ वेज विल बी 1। एक भी चीज सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सबको रिजेक्ट करने का एक ही तरीका होगा। और n में से सारी की सारी चीजों को सेलेक्ट कर दिया तो इसका भी एक ही तरीका होगा, एंड दे बोथ आर सेम। बिकॉज जब हम सारी चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो लाइक सेलेक्टिंग 0 आइटम्स, इजंट इट सो। और सारी चीजों को जो रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनको भी तो एक साथ हमने क्लब कर दिया, उनका ग्रुप बना दिया, तो दैट इज वाई दीज टू आर सेम। और इन जनरल भी अगर n में से r चीजों को सेलेक्ट करें तो दैट इज एज गुड एज n में से n-r चीजों को रिजेक्ट करना। सो दिस इज ऑलवेज इक्वल, NCR इज इक्वल टू NC n-r। क्लियर है? ठीक है, नाउ लेट अस से वी हैव टोटल 6 आइटम्स है हमारे पास, A B C D E F, और 6 में से हमें 2 आइटम्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, 6 में से हमें 2 आइटम्स को सेलेक्ट करना, नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे 62, तो सी से दिख रहा है दैट इज 15। बट ऐसे सोचते हैं कि हम पहले वाले 5 को एक अलग क्लब बना दें और छठे को अलग कर लें। अब अगर मैं 6 में से 2 आइटम सेलेक्ट करने हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले 5 में से 2 आइटम्स को सेलेक्ट कर लें और छठे आइटम को ना सेलेक्ट करें? ये हो सकता है बिल्कुल, यानी कि 5C2 तरीके से हमने पहले 5 में से 2 आइटम्स को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और फिर जो छठा आइटम बचा है, यानी कि एक जो आइटम बचा है उसमें से हमने उसको नहीं सेलेक्ट किया। ठीक है, सो दैट विल बी 5C2 इंटू 1C0, पहले 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं एंड लास्ट वाले को नहीं सेलेक्ट करना है। सो ये एक तरीका हो गया। सेकेंड मेथड हो सकता है कि पहले 5 में से हमने एक को सेलेक्ट किया और फिर लास्ट वाले को इसको भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सो दैट विल बी 5C1 इंटू 1C1। क्या ये बात समझ पा रहे हो? एंड दिस विल बी इक्वल टू 6C2। अब ध्यान से देखो, ये जो 1C0 है तो 1 के ही बराबर है और 1C1 भी 1 के ही बराबर है, तो इफेक्टिवली ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 5C2 प्लस 5C1 इज इक्वल टू 6C2। और इसी को अगर हम जनरलाइज कर दें तो अगर हमें n आइटम्स में से r आइटम सेलेक्ट करने हैं तो NCR कैन बी रिटन एज n-1 CR-1 प्लस n-1 CR। n-1 में से r-1 सेलेक्ट किया और फिर बचा हुआ एक आइटम को भी सेलेक्ट कर लिया, या फिर n-1 में से सारे के सारे r सेलेक्ट किया और बचे हुए आइटम जो एक आइटम बचा उसमें उसको हमने नहीं सेलेक्ट किया। ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस फॉर्मूला इज देयर, NCR इज इक्वल टू n-1 CR-1 प्लस n-1 इंटू n-1 CR। ठीक है, सो क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट इसका यूज आ जाता है और ऐसा एक क्वेश्चन हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल में जब सॉल्व करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? तो जो बेसिक चीजें हमने काफी हद तक डिस्कस कर लिया है, अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 4, 0, 3 एंड 5। सो देयर आर टोटल 5 डिजिट्स और हमें बनाने हैं 4 डिजिट के नंबर्स वाया फ्रॉम दीज 5 डिजिट्स। ठीक है, आइडियली इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि डिजिट्स को हमें कितनी बार इस्तेमाल करना है, मेंशन कर लेते हैं कि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि एक डिजिट को एक बार ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं। फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, बट 0 नहीं आ सकता है, यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। और फिर कोई एक हमने ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लिया, लेटेस्ट से हमने 2 को फिल कर दिया यहाँ पे, तो 2 तो खत्म हो गया। अब आगे के लिए ऑप्शंस क्या बचेंगे? 4, 3, 5 एंड 0, यानी कि 4 ऑप्शंस। अब यहाँ पे लेटेस्ट से हमने 4 को फिल कर दिया, तो इसके आगे के लिए 3 ऑप्शंस और सिमिलरली आगे के लिए 2 ऑप्शंस, यानी 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, द टोटल आंसर विल बी 4 इंटू 24, दैट इज 96। 96 विल बी आवर आंसर, बिकॉज डिजिट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। अगर रिपीटिशन अलाउड होता है यहाँ पे तो क्या होता? अगर हम अलाउड कर देते तो फर्स्ट प्लेस पे तो 4 ऑप्शन होते, बट इसके आगे हर एक प्लेस पे 5 ऑप्शन होते।
तो आंसर हमारा आता 500 इन सच ए केस विद रिपीटिशन, ठीक है, बट विदाउट रिपीटिशन द आंसर विल बी 96 only. Next question. A student is asked to form numbers between 3000 and 9000 with digits 2, 3, 5, 7 and 9. If no digit is to be repeated, in how many ways can the student do so? Pause the video and try to solve it. Numbers बनाने 3000 से 9000 के बीच में, यानी कि नंबर शुड बी बिटवीन दीज टू. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, 4 डिजिट के बेसिकली सारे के सारे नंबर्स हैं, और दिस इस जगह पे ऑप्शन क्या है 2, 3, 5, 7 एंड 9. बट अगर हमने 2 फिल कर दिया, अगर 2 फिल कर दिया तो जो भी हमारा नंबर बनेगा वो एट द मैक्स क्या बन सकता है 2975, बट स्टिल दिस इज लेस देन 3000. क्लियरली 2 हम यहाँ पे फिल नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर हमने 9 फिल किया, अगर 9 फिल किया तो स्मॉलेस्ट नंबर भी हमारा क्या बनेगा 9, 2, 3, 5 विच इज ग्रेटर देन 9000. तो क्लियरली हम 9 भी फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 9 भी हम यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हैं. और ये चेक क्यों किया है कि हमारा नंबर बन कौन सा रहा है स्मॉलेस्ट, बिकॉज कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा लेटर से 0 भी अलाउड होता है, रिपीटिशन भी अलाउड होता, तो हमारा 9000 नंबर बन जाता है, और 9000 अगर वहाँ पे इंक्लूडेड होता तो फिर हमें 9000 को कंसिडर करना पड़ता है, यानी कि उस एक को अलग से काउंट करना पड़ता है. तो ये छोटी सी बात है जिसको ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेट कर रहे हो तो देख लेना, हो सकता है कि बाउंड्री वाला कोई एक नंबर ऐड हो रहा हो, 1, 2, 5 नंबर ऐड हो रहे हो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है. हो सकता है 3000 की बजाय 3200 लिखा हो, 3500 लिखा हो, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे. तो हमेशा ये चीज याद रखना. फॉर एग्जांपल अगर हमारा मेंशन्ड होता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये समझ रहे हो, ठीक है. जैसे मान लो क्वेश्चन ये कहता कि नंबर्स बिटवीन 3500 एंड 9000 होता, तो फिर हमारा 3 से स्टार्ट होने वाले भी जो नंबर्स हैं उनमें भी एक नंबर हमारा आता 3, 2, 5, 7, एक नंबर आता 3, 2, 5, 9, और नंबर आता 3, 2, 7, 5, 3, 2, 9, 5. सो ये जो हमारे 4 नंबर्स हैं ये स्मॉलर होते 3500 से, और इसलिए इंक्लूड नहीं होते, यानी इनको हमें सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ठीक है. तो ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि ध्यान रखना है. एग्जाम में क्वेश्चन मुश्किल होगा तो कभी कभी कंडीशंस को भी मुश्किल कर देते हैं. इज दैट क्लियर? हालांकि इस क्वेश्चन में क्या है 2 को हम नहीं इंक्लूड कर सकते, 9 को इंक्लूड नहीं कर सकते, बट 3, 5 और 7 को कर सकते हैं, यानी कि 3 ऑप्शन ज्यादा है. अब आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आगे तुम कुछ भी फिलअप करो हमारा नंबर 3000 से 9000 के बीच में ही रहने वाला है, बट रिपीटिशन अलाउड नहीं है. दैट इज वाई जो भी एक डिजिट हमने फिल कर दिया, अब 4 ऑप्शंस बचेंगे, तो यहाँ पे 4, देन 3, देन 2, सो अवर आंसर विल बी 3 into 4 into 3 into 2, दैट विल बी इक्वल टू 72 ओनली. ऑप्शन डी. क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. या फिर ऐसे भी सोच सकते थे कि टोटल नंबर्स कितने बनेंगे ये निकाल लें हम. 5 टोटल हमारी डिजिट्स हैं, इनको अरेंज करने के तरीके आएंगे 5 फैक्टोरियल, बिकॉज n आइटम्स को अरेंज करने के तरीके होंगे n फैक्टोरियल. तो 5 डिजिट्स को अरेंज करने के तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल. 0 कहीं पे है नहीं, 0 होता तो फिर ध्यान देना पड़ता, बिकॉज 0 हमारा फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता था, बट क्योंकि 0 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगा. इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो वो नंबर्स जो कि हमारे 3000 से छोटे हों या 9000 से बड़े हों, यानी कि 3, 2 या फिर 9 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स. तो 2 या 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए, और फिर 4, 3, 2, यानी कि 48 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 5 फैक्टोरियल में से, आंसर हमारा 72 आ जाएगा. तो किसी भी एक तरीके से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, नेक्स्ट वन. हाउ मेनी 4 letter words can be formed using A, B, C, D, E, F and G such that at least one letter of the word is vowel? At least one letter has to be a vowel. कम से कम एक वॉवेल जरूर होना चाहिए, ठीक है. सो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास? 4 letter वर्ड्स बनाने हैं, वॉवेल्स हैं कौन कौन से हमारे पास? वी हैव A, वी ऑल्सो हैव E, so we have to use either A or E or both. So either A or E or both, A and E. So if we are using A only, so in that case A को यूज कर लिया, बचे हुए हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है. A को यूज कर लिया, टोटल 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट्स में से 5 में से हमें कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे. ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है, ठीक है. 5 में से 3 सेलेक्ट किए, और अब अरेंज करने के तरीके होंगे 4 फैक्टोरियल विच इज 24. तो दिस इज 5C3 कितना है? 5C3 इज 10, 10 into 24 यानी कि 240. सिमिलरली अगर E सेलेक्ट करेंगे तब भी यही सेम स्टोरी बनेगी 5C3 into 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 240 ओनली. इफ वी आर सेलेक्टिंग बोथ A एंड E,
तो हमने 2 लेटर्स तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, यानी कि कॉन्सोनेंट्स में से भी 2 ही सेलेक्ट करने हैं. नंबर ऑफ वेज विल बी 5c2 and into 4 factorial which is nothing but 240 only. Total answer will be 720. Option B. Second method of thinking could have been कि हम सारे टोटल केसेस निकाल लें. टोटल केसेस कितने होंगे? 7 में से 4 सेलेक्ट करो, 7c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, और फिर वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दें जबकि हमारा एक भी वॉवेल यूज नहीं हुआ है, यानी 0 वॉवेल्स यूज हुए हैं, यानी कि सारे के सारे हमारे 5 कॉन्सोनेंट्स में से ही हमने लेटर्स सेलेक्ट किए हैं. 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो दिस विल बिकम 4 फैक्टोरियल, तो कॉमन आ गया, अंदर बच गया 7c4 माइनस 5c4, और 7c4 क्या होगा? NC 7c4 इज इक्वल टू 7c3 विच इज नथिंग बट 35. 7 इंटू 5 35 माइनस 5, सो दिस विल बी 35 माइनस 5 यानी कि 30. 24 इंटू 30, आंसर 720 ही आने वाला है. तो इस सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, और सेकंड मेथड ज़्यादा आसान है बिकॉज यहाँ पे हमें सिर्फ एक टोटल केस लेना है और फिर उसमें से केसेस को सब्ट्रैक्ट करना है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल केसेस सॉल्व करने के, क्योंकि अगर 2 की बजाय यहाँ पे 3 वॉवेल हो जाते तो फिर हमारा कैलकुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता, इंक्रीज हो जाता. नेक्स्ट वन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, सीमैट 2020 का क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रा बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर. वॉवेल्स कभी भी साथ में नहीं है, वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर. ओके, एक्स्ट्रा इज द वर्ड, so we have 2 vowels E and A and we do not want them together. अगर उनको साथ में नहीं रखना है तो क्या करना पड़ेगा? What should be our approach? What should be the method? In any such case, when we do not want some things to be together, we need to keep them separate intentionally. So for that, since we have vowels and consonants in the word, so we'll first be arranging consonants. और consonants हमारे हैं X, T and R. So we will be arranging these consonants, and since there are 3 consonants, number of ways of arrangement of 3 consonants will be 3 factorial. And then we have total 4 places where we can fit in vowels, isn't it so? So 4 places में we have to fit in 2 vowels, 2 vowels 4 places, बहुत नाइंसाफी है, बट फिल करेंगे तो 4 में से we will be selecting 2 places to fit in vowels. Number of ways आ जाएंगे 4c2, and then since these 2 vowels are different, तो number of ways of arrangement आ जाएंगे 2 factorial. This will be 6 into 4c2 is also 6 into 2, that is nothing but 72. Option D. This is one way to look at the same question. Second method क्या हो सकता है इसी सेम बात को सोचने का, और तुम भी जब भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते समय भी ये चीजें सोचो कि चलो ठीक है, एक तुमने मेथड हुआ जिससे सॉल्व कर लिया, इज देयर एनी अदर मेथड जिससे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? जितने मेथड तुम दिमाग में सोच पा रहे हो वो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग को भी बेटर करेगा, और साथ में नए क्वेश्चंस में इट विल बी हेल्पिंग यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन विद मोर स्पीड एंड एक्यूरेसी. ठीक है, एंड विद मल्टीपल मेथड्स ऑल्सो, तो एग्जाम में तुम्हारे लिए चीजें क्लिक करना ज्यादा आसान हो जाएगा. सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि हम देखें कि वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, ये हमारा कंडीशन है जो कि हमको चाहिए, डिजायरेबल है. पहला केस निकालो, टोटल केसेस क्या आएंगे? सारे 5 लेटर्स आर डिफरेंट, टोटल केसेस विल बी 5 फैक्टोरियल, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो व्हेन वॉवेल्स आर टुगेदर. व्हेन वॉवेल्स आर टुगेदर, सो वी हैव E and A together, and then we have X, T and R. So total 4 items are to be arranged. Number of ways आ जाएंगे 4 factorial, और E और A आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो multiplied by 2 factorial. So this will be subtracted. So this is 120 minus 48. So answer will be obviously 72. Okay. Next question. In how many ways can a committee consisting of 5 men and 6 women be formed from 8 men and 10 women? So 8 men में से we need to select 5 men. So 8C5 will be number of ways of selecting men. And similarly for women, 10 में से 6 select करना है, 10C6 will be for women. And we multiply these two. 8C5 is nothing but 8C3 only, 8C3. और 10C6 is 10C4. 8C3 is 8 into 7, 56. ठीक है, 10C4 क्या आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल के फर्स्ट 4 टर्म्स 10, 9, 8, 7 एंड डिवाइडेड बाई 4 into 3 into 2. 4 into 8 है, कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 बचा है यहाँ पे. 3 into 7, 21. तो 56 into 21 into 10. तो हमारा 0 के बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजिट क्या होगा? 6 into 1, 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर आएगा. ऑप्शन डी आएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है. अच्छा, जैसे हम यहाँ पे 10C4 कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसे कोई अंतर नहीं है, बट कई बार हमारी कैलकुलेशन या दिमाग में चीज़ें इजीली हो जाती हैं. 10C4 को तुम लिख सकते हो 10/4, यानी 10 और 4 को बाहर ले लो, तो अंदर बच जाएगा तुम्हारा 9C3. ठीक है, 9C3 अंदर बच जाएगा. 9C3 क्या हो जाएगा? 9 into 8 into 7/6. अगर 9C3 तुम्हें ऑलरेडी वैल्यू पता है तो फिर ज़्यादा आसान है, अदरवाइज
यहाँ पे भी फिर ये काम कर सकते हो, 10/4 क्या है, 9/3 करोगे 3 आ जाएगा, बच जाएगा 8c2। अब 8c2 इज नथिंग बट 28, तो दिस विल बी 30/4 यानी कि 15/2 इंटू 28, 50 इंटू 14 210। ठीक, कभी कभी ये चीज़ कैलकुलेशन में बहुत हेल्प कर जाती है तुम्हारी, अगर कैलकुलेशन फिर उसके बाद आसान हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल दिया है 12c3 है, तो तुमने 12/3 लिख लिया, भले मेंटली लिख लिया, तो नाउ यू नो दिस इज 11c2, that is 11 into 10/2 which is 55 into 4 220, so this is clearly 220. Okay, next question. You have to evaluate 10c6 plus 21c12 plus 21c13 minus 22c13 और इसको कैलकुलेट करना है, पॉज करके खुद से सॉल्व करो। तो ऑब्जर्व दीज थ्री, 21c12 plus 21c13 minus 22c13, so can we say that ये जो सम है हमारा, ये क्या 22c13 के ही बराबर नहीं है? क्या ये 22c13 के बराबर नहीं है? ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूला देख लिया है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच जाएगा सिर्फ त्रिवेदी 10c6, और ऑलरेडी हमने 10c6 कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज नथिंग बट 210, तो आंसर आ जाएगा 210 ऑप्शन ए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स आई नीड टू आइडेंटिफाई, क्योंकि उनमें से कितने स्टेटमेंट हमारे सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कमेटी ऑफ 4 कैन बी मेड आउट ऑफ 5 men and 3 women containing at least 1 woman. We need to contain at least 1 woman in the committee. So number of ways कितने आने चाहिए? ठीक है, एक तरीका हो सकता है टोटल वेज निकाल लो, टोटल वेज होंगे 5 men है 3 women है, टोटल 8 पर्सन है, 8 में से हमें 4 सेलेक्ट करने हैं, 8c4 टोटल माइनस, जबकि 0 वुमेन हो, बिकॉज हमें एटलीस्ट 1 वुमेन चाहिए, 0 वुमेन वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 0 वुमेन का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे 5 में से सेलेक्ट करोगे, 5c4, और 8c4 क्या हुआ, 8/4 मल्टीप्लाइड बाई 7c3, यानी 8/4 इंटू 35, यानी 2 इंटू 35, और माइनस कर रहे हो 5, सो दिस इज 65 ओनली। सो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अदरवाइज मल्टीपल केसेस बनाते कि पहला केस जबकि 1 वुमन है, सेकंड केस जबकि 2 वुमन है, थर्ड केस जबकि 3 वुमन है, और फिर इनको ऐड करते। जब 1 वुमन होगा, ठीक है, टोटल 4 की कमेटी बनानी है, तो 5 मेन में से हमारे 1 वुमन होगा, 3 मेन होंगे, ठीक है, तो 5c3 इंटू 3c1 विच इज 30। जब 2 वुमन होगा तो 2 मेन होंगे, यानी 5c2 इंटू 3c2 विच इज अगेन 30 ओनली। और लास्ट हो गया जब 3 वुमेन है तो 5c1 इंटू 3c1 विच इज इक्वल, एक सेकेंड, जब 3 वुमेन है तो 3c1 नहीं होगा, 3c3 होगा, so that is why this will be 5 only, so this is 65. Second statement कह रहा है the number of words which can be formed using letters of the word arrange so that vowels always occupy even places. vowels है हमारे a and e, और even places कितने हैं, टोटल 7 लेटर्स हैं, तो even places अभी हमारे 3 ही हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, we need a and e in the even places, और कॉन्सोनेंट्स हैं r and g, कॉन्सोनेंट्स में भी रिपीटिशन है r का, तो वॉवेल्स को अरेंज करना है, 3 ही प्लेसेस हैं, 3 ही वॉवेल्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और क्योंकि 2 ए हमारे सेम है दैट इज वाई डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज उनका आपस में अरेंजमेंट डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली कॉन्सोनेंट्स हमारे 4 हैं और 4 ही प्लेसेस हैं उनके लिए, तो 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज होंगे, और क्योंकि 2 आर सेम है डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दोगे, सो दिस विल बी नथिंग बट 3 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 36। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता है, how many 10 digit numbers can be formed using all the digits of 2 4 3 5 7 5 3 2 2 8 such that odd digits appear only in even places. odd digits appear कर रही है कहाँ पे, सिर्फ even places में। टोटल digits कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 10 है, 10 है। odd digits है हमारी 3 5 7 5 3, 3 5 7 5 3, so there are 2 3s and 2 5s, और odd digits even places पे आनी है, यानी कि 5 इवन प्लेसेस होंगे, 5 ऑड प्लेसेस होंगे, क्योंकि टोटल 10 डिजिट का नंबर है, टोटल 10 डिजिट का नंबर है, 5 ऑड प्लेसेस और 5 इवन प्लेसेस। ठीक है, और तो हमारा ऑड डिजिट्स को अरेंज कैसे करोगे, जैसे पीछे हमने किया 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगे 5 प्लेसेस में, और हमारे 2 5 सेम है और 2 3 सेम है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो ऑड डिजिट्स के बाद ये बात हो गया। सिमिलरली इवन डिजिट्स के लिए कितनी है, 2 4 2 2 8, तो यहाँ पे हमारा 2 3 टाइम्स आ रहा है,
तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज तो हो जाएंगे, बट 2 या जो 3 टाइम्स आ रहा है तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, और बोथ ऑफ दीज विल बी मल्टीप्लाइड, तो दिस विल बिकम 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट ऑप्शन डी ओनली। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग 4 लेटर्स इन 5 लेटर बॉक्सेस। अब समझ लो तुम्हारे हाथ में 4 लेटर्स हैं, यू हैव 4 लेटर्स एंड देयर आर 5 लेटर बॉक्सेस। ठीक है, लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 2, लेटर बॉक्स 3, लेटर बॉक्स 4 एंड लेटर बॉक्स 5। ठीक है, बॉक्स कर देते हैं, अदरवाइज तुम एल से कंफ्यूज होते रहोगे। ओके, सो दीज आर 5 बॉक्सेस एंड यू हैव 4 लेटर्स। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास लेटर नंबर 1 है, अब तुम खड़े हो सामने, you have 5 boxes and you are going to select which box you need to select to put that to post that one letter। क्या ऑप्शंस अवेलेबल है तुम्हारे पास? 5 ऑप्शंस है, किसी में भी एक में पुट कर दो। तो 5 ऑप्शंस फॉर द लेटर नंबर 1, सिमिलरली फॉर लेटर नंबर 2 देयर आर 5 ऑप्शंस, फॉर लेटर नंबर 3 ऑल्सो देयर आर 5 ऑप्शंस, लेटर नंबर 4 और 5 के लिए भी 5 ऑप्शंस है, और सारे लेटर्स को तुम्हें पोस्ट करना है, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड एज वेल एज थर्ड एज वेल एज फोर्थ एज वेल एज फिफ्थ। ध्यान दो, यहाँ पे एंड होगा, सारे लेटर्स को पोस्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे एडिशन तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, सो तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट आंसर विल बी 5 टू द पावर 5, विच इज नथिंग बट 5 टू द पावर, एक सेकंड 4 लेटर्स हैं, 5 नहीं है, 5 तो लेटर बॉक्सेज हैं। ठीक है, सो 5 टू द पावर 4 हमारा आंसर होगा, दैट विल बी 25 इंटू 25 625, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। उल्टा नहीं सोचना है, क्योंकि तुम लेटर को लेटर बॉक्स में डालने वाले हो। ठीक है, तो लेटर तुम्हारे हाथ में है, लेटर बॉक्स की चॉइसेस अवेलेबल, लेटर बॉक्स नहीं खींचने वाला है लेटर। ठीक है, कि कौन सा लेटर हम खींच लें, वैसा नहीं हो रहा है। तो हमेशा बिल्कुल भी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 टू द पावर 4 होगा कि 4 टू द पावर 5 होगा। 4 टू द पावर 5 तब होता जबकि हमारे पास क्या ऑप्शन होता, सामने 4 लेटर बॉक्सेस होते और 5 हमारे पास लेटर्स होते। बिकॉज लेटर को लेटर बॉक्स में डालने वाले हैं, तो लेटर को पोस्ट करने वाला, द पोस्टमैन विल बी सेलेक्टिंग द नंबर ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वन, ऑन 8x8 चेस बोर्ड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स। कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे? तो व्हेन वी आर फॉर्मिंग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो चेस बोर्ड कैसे बनेगा 8x8 का? वी विल हैव टोटल 3 4 5 6 7 8 and 9, so we will have 9 horizontal lines, और सिमिलरली ऐसे ही हमारी 9 वर्टिकल लाइंस रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सो टोटल 9 वर्टिकल लाइंस हैं, और टोटल 8x8 का हमारा चेसबोर्ड तो नहीं बना है, बट समझ गए हो, 8x8 चेसबोर्ड टाइप का एक फिगर हमारा बन गया है। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने चाहिए। नेक्स्ट रेक्टेंगल्स के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, एनी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस विल डू, एंड 2 वर्टिकल लाइंस, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन, टोटल 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, टोटल 9 वर्टिकल लाइंस है, सो वी विल बी सेलेक्टिंग 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द वेज 9c2 एंड 2 वर्टिकल लाइंस इन द वेज 9c2, मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी आवर आंसर ऑफ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। 9c2 इज नथिंग बट 9 इंटू 4 विच इज 36, तो 36 का स्क्वायर आ गया विच इज 1296, तो 1296 विल बी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ओके, फॉर ए स्क्वायर क्या चाहिए हमें कंडीशन? 8x8 है, टोटल 1x1 के स्क्वायर कितने आएंगे? 1x1 के साइज के स्क्वायर कितने आएंगे? टोटल 64 आएंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन में 8, टोटल 8 लाइंस, 8 इंटू 8 यानी कि 8 स्क्वायर होंगे, 64 स्क्वायर होंगे 1x1 साइज के डायमेंशन के। 2x2 डायमेंशन के कितने स्क्वायर्स आने वाले हैं? पहला तुम्हारा ये हो गया, सिमिलरली अगर लाइन में जाओगे तो पहला ये हो गया, सेकंड तुम्हारा हो जाएगा दिस वन, एंड टोटल 7 आ जाएंगे, 7 हॉरिजॉन्टली 7 वर्टिकली, 7x7 7 स्क्वायर यानी कि 49 स्क्वायर्स होंगे। पैटर्न समझ रहे होगे। अब 3x3 में आएंगे 6 स्क्वायर्स, 6 का स्क्वायर यानी 36 स्क्वायर्स होंगे, एंड सो ऑन। और 8x8 के तुम्हारे टोटल 1 का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर होगा, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 8 स्क्वायर, दैट आंसर विल बी
सिग्मा एन स्क्वायर यानी कि फर्स्ट एन नंबर्स के स्क्वायर का सम आता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन and that divided by 6. So that will be in this case 8 के लिए n is equal to 8 के लिए this value will be 8 into 9 into 17 by 6. 3 बच गया और यहाँ 3 कैसे बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचा और 3 बच गया, तो 12 into 17 that is 204. So our answer will be 204 for squares. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 6 teachers, out of them 2 teach physics, other 2 teach chemistry and the rest 2 teach mathematics. They have to stand in a row such that physics, chemistry and mathematics teachers are always in a set. यानी कि साथ में ही है. Physics teachers are always together, chemistry teachers are always together, mathematics teachers are always together. And overall उनको कैसे भी arrange करो. So number of ways in which we can do so हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो फिजिक्स के टीचर्स को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे? 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 टीचर्स हैं. केमिस्ट्री के टीचर्स को अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल. सेम फॉर मैथमेटिक्स, दैट इज 2 फैक्टोरियल. एंड दे कैन बी अरेंज्ड, इन सबको आपस में अरेंज करना है. ठीक है, आपस में अरेंज करने के तरीके क्या हो सकते हैं? पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथमेटिक्स, या पहले फिजिक्स फिर मैथमेटिक्स फिर केमिस्ट्री एंड सो ऑन. टोटल 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे. तो मल्टीप्लाई दैट बाई 3 फैक्टोरियल. तो आंसर विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6. So that is 8 into 6 which is equal to 48. Option C. Okay. ठीक है. Next question. In how many different ways can 3 red balls, 2 blue balls and 4 yellow balls be arranged so that the balls of the same color come together and all balls are of different sizes? सारी balls का different size का होने का मतलब क्या हुआ कि all the balls are different. ठीक है, they are not same. कि हमने पहला red ball चूज किया, दूसरा red ball चूज किया, दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है. That is why this is mentioned. Okay. So we have to arrange these balls and balls of the same color have to be together. Similarly जैसे teachers together रहने थे, तो red balls को साथ में रखना है, blue balls should be together and yellow balls should be together. तो 3 factorial तरीके से we can arrange red balls. Blue balls can be arranged in 2 factorial ways and yellow balls can be arranged in 4 factorial ways. And then we can arrange these 3 together in 3 factorial ways. That is 6 into 2 into 24 into 6. 6 into 2 is 12 and 24 into 6 is 144, which is 12 का square, तो 12 cube हो गया, which is 1728. only option C. Okay. जस्ट इन केस अगर ऐसा होता क्वेश्चन में कि ये ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस नहीं लिखा होता और लिखा होता कि 3 रेड बॉल्स जो कि सेम है, ठीक है, ऑल बॉल्स आर ऑफ सेम साइजेस या आइडेंटिकल, ऑल सेम कलर बॉल्स आर आइडेंटिकल, अगर ये मेंशन्ड होता तब नंबर ऑफ वेज कितने होते? ऑल सेम कलर बॉल्स आर आइडेंटिकल. इन दैट केस क्या होता? इस केस में क्या होता? इस केस में ये होता कि अब तुम ऐसे सोचो कि 3 रेड बॉल्स हैं तुम्हारे पास, और अगर ये आइडेंटिकल है तो इनको अरेंज करने का सिवाय एक के और क्या तरीका होगा? तुम कोई भी बॉल किधर पे भी रख लो, पता ही नहीं चल पाएगा. ठीक है, तो अगर इफ द बॉल्स आर आइडेंटिकल तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज 3 रेड बॉल्स विल बी इक्वल टू 1 ओनली. दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली, इजंट इट सो? सिमिलरली यही कहानी होगी तुम्हारी ब्लू बॉल्स के लिए भी, कि 2 ब्लू बॉल्स हैं बट आइडेंटिकल है, तो अरेंजमेंट का तरीका सिर्फ एक है. और वही कहानी होगी येलो बॉल्स के लिए कि 4 येलो बॉल्स हैं. ठीक है, उनका भी आइडेंटिकल मामला बनेगा. येलो बॉल्स दिख नहीं रही हैं तो छोड़ दो. ठीक है, येलो बॉल्स दिख नहीं रही हैं बट 4 येलो बॉल्स हैं, एक ही तरीका होगा. सो बेसिकली 1 वे टू अरेंज रेड बॉल्स, 1 वे टू अरेंज ब्लू बॉल्स एंड 1 वे टू अरेंज 4 येलो बॉल्स. 1 इंटू 1 इंटू 1, बट ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो दैट विल बी 3 फैक्टोरियल, यानी कि आंसर हमारा उस केस में होता 6. क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो उस केस में अगर हमारी बॉल्स आइडेंटिकल होती तो तब सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता रेड बॉल्स को आपस में अरेंज करने का. ये बात समझना है, डिफरेंट है इसीलिए 3 फैक्टोरियल तरीके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द इक्वेशन a plus b plus c is equal to 10 and we need to find out number of positive integral solutions या फिर नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस. नेचुरल नंबर्स यानी क्या हो गया? 1 2 3 4 5. कोई भी नंबर हमारा ए बी सी में से जीरो नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, नॉन निगेटिव होना है और जीरो भी नहीं होना है, यानी कि पॉजिटिव होना है. ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन भी लिखा हो सकता है, नेचुरल नंबर सॉल्यूशन भी लिखा हो सकता है, लैंग्वेज कुछ और भी हो सकती है, और अल्टीमेटली हमें ये निकालना हो. क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ध्यान से समझना इस बात को. लेट अस से हम 10, क्या हुआ हमारा 1 अगर हम 10 टाइम्स लिख लें,
1 को हमने 10 टाइम्स लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें 3 नंबर्स बनाने हैं एंड ऑल 3 नंबर्स शुड बी नेचुरल नंबर्स, दीज शुड बी नेचुरल नंबर्स, तो हम 2 ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ब्रेकर का मतलब क्या हुआ कि इससे हम ये जो 10 हमारे वंस हैं इनको 2 पार्ट्स में ब्रेक, 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। लेट अस से हमने 2 ब्रेकर लगा दिया, तो यहां से हमारा ए कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 2 आ गया, बी इज इक्वल टू 4 आ गया और सी इज इक्वल टू भी 4 आ गया। अभी ब्रेकर हमने कहीं और पे लगाए होते तो हमारे ए बी सी की वैल्यू चेंज हो जाती, ठीक है। और ब्रेकर हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए, यानी कि ब्रेकर हमारा या तो इस प्लेस पे आएगा या इस पे, यानी बीच के जो गैप्स हैं यहाँ पे ही ब्रेकर आ सकता है, इजंट इट सो। और टोटल 3 नंबर्स बनाने हैं कि 2 ही ब्रेकर लगाने हैं, जितने नंबर्स बनाने हैं उससे एक कम ब्रेकर लगेगा, और जितने हमारे नंबर्स यानी 10 है तो टोटल 10 वंस हैं हमारे, 10 वंस हैं, तो बीच के गैप्स कितने होंगे, नंबर ऑफ गैप्स होंगे हमारे 10 में से एक कम, यानी 10 - 1, तो 10 - 1 आर गैप्स। और ब्रेकर्स हमारे कितने होंगे, ब्रेकर्स होंगे टोटल 3 हमारे नंबर्स है, वेरिएबल्स हैं, तो 3 - 1 हमारे ब्रेकर्स होंगे, ब्रेक्स होंगे। तो 10 - 1 C3 - 1, दिस विल बी आवर आंसर विच इज 9C2। 9 में से 2 प्लेसेस हम सेलेक्ट करेंगे और वहां पे ब्रेकर लगा देंगे, तो हमारे नंबर्स 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 9C2 विल बी नथिंग बट 9 × 8/2 विच इज 36। तो आंसर इन दिस केस विल बी 36 ओनली। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस या फिर होल नंबर सॉल्यूशंस, यानी कि हमारा ए बी सी में से कोई 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 सब चलेगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए इस बार, पीछे वाले क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 चाहिए था और इंटीजर भी चाहिए था, इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए और इंटीजर चाहिए, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब क्या कह सकते हो, इस बार फिर से हम 10 टाइम्स 1 लिख लेते हैं और फिर से हम ब्रेकर्स के बारे में सोचते हैं, बट इस बार एक कंडीशन और है, क्योंकि हमारा कोई नंबर 0 भी हो सकता है, यानी कि 2 ब्रेकर्स हमारे साथ में भी आ सकते हैं, 2 ब्रेकर्स साथ में भी आ सकते हैं, इजंट इट सो। फॉर एग्जांपल, अगर हमने दोनों ब्रेकर्स स्टार्ट में लगा दिए तो अब हमारा क्या वैल्यूज हो गया, इस केस में ए इज इक्वल टू 0 है, बी भी 0 हो गया क्योंकि ए हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, बी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, और सी इज इक्वल टू 10 हो गया। चलेगा ये सॉल्यूशन, बिल्कुल चलेगा। या फिर ऐसा होता कि 2 ब्रेकर्स हमारे आते इस तरह से कि इधर पे साथ में आ जाते, ये भी पॉसिबल होता, ठीक है। तो उस केस में हमारा ए इज इक्वल टू 3 आ जाता, बी इज इक्वल टू 0 आ जाता और सी इज इक्वल टू 7 आ जाता। या फिर अलग अलग आते, वो भी चलता, जो पीछे वाले केसेस में था कि हमारे 2 ब्रेकर्स आए, एक ब्रेकर यहाँ पे आ गया और एक ब्रेकर आ गया इधर पे, ठीक है। सो इन सच ए केस हमारा ए इज इक्वल टू 2 आ जाता, बी इज इक्वल टू 4 आ जाता और सी इज इक्वल टू भी 4 आ जाता। तो ये कोई भी सॉल्यूशन हमारा, कोई भी केस पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे केसेस को हमें वेटेज देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यानी कि यहाँ पे ब्रेकर हमारे साथ में भी आ सकते हैं, तो बेसिकली समझ लो कि 10 हमारे वंस हैं जो कि सेम है, ठीक है, जो कि सेम है, और साथ में हमारा क्या है, 2 ब्रेकर्स हैं वो भी सेम है, और इनको हम अरेंज कर देते हैं, 10 वंस एंड 2 ब्रेकर्स, ठीक है, अरेंज करना है। 12 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो गया, बट ये ब्रेकर्स भी सेम है हमारे और 10 वंस भी सेम है, तो डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो दैट विल बी नथिंग बट 12 C2, यानी कि 12 इंटू 11/2 विच इज नथिंग बट 66 आ गया, ठीक है। या फिर एक और इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि एक ही तरीका हम समझ लें दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे आसान है। दूसरा तरीका ये हो गया कि इस केस में, इस केस को भी हम पीछे वाला केस ही बनाते, कैसे बनाएंगे, अभी हमें इस केस में कंडीशन ये है कि दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम 1 1 1 3 टाइम्स ऐड कर दें कि अभी ए है, ठीक है, ए में 1 ऐड कर दो, सिमिलरली बी में 1 ऐड कर दो, और सिमिलरली सी में भी 1 ऐड कर दो, और क्योंकि 3 हमने ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे, तो अब इक्वेशन में हमारा a + 1 को x मान लिया, b + 1 को y मान लिया, c + 1 को z मान लिया, तो x + y + z इज इक्वल टू 13। एंड a के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंडीशन था, बट a + 1 क्या है, दोनों साइड 1 ऐड करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अब x, y और z हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे, तो सिमिलर पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, तो हमारे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 13 है, गैप्स होंगे 13 - 1 और ब्रेकर्स होंगे 2, तो 13 - 1 C2 विच इज 12 C2, तो दैट आंसर विल बी 66। तो हमने इस क्वेश्चन को भी पिछले वाले क्वेश्चन में ही कन्वर्ट कर दिया। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, तो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन डी 66, स्ट्रेट अवे आ गया, ठीक है।
तो ये भी कर सकते हैं। और साथ में ये सीखने से ये भी हुआ कि अब अगर हमसे क्वेश्चन कभी पूछता है कि हमें सॉल्यूशन चाहिए सच दैट ए बी सी हमारे दीज ऑल आर इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर ये क्वेश्चन हमसे कहे तो क्या करेंगे? अगर हमसे कहता है कि इंटीजर्स हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हैं, तो हम क्या करेंगे? सारे नंबर्स में 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 10 आ रहा है तो, पर समझ गए होगे कि उस हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो उस केस में हम 3 ऐड कर देते हैं सारे नंबर्स पे और फिर नए वेरिएबल्स मान लेते हैं। ओके, यहाँ तो एक्चुअल में ग्रेटर देन 3 हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, बहुत कम सॉल्यूशंस आएंगे, लिमिटेड सॉल्यूशंस आएंगे, बट क्वेश्चन का लॉजिक समझ गए होगे कि हमें कैसे ऐसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Find the number of ways of arranging 4 boys and 3 girls around a circle so that all the girls stand together. अब कभी भी अगर हम सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं, n आइटम्स है हमारे पास और उनको एक सर्कल में अरेंज करना है, बिकॉज एक सर्कल में खास बात क्या है, द सर्कल हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। वेन एवर वी आर डूइंग अ लीनियर अरेंजमेंट देयर इज अ स्टार्ट एंड दैट देयर इज एन एंड, बट जब तुम इसको सर्कल में कर लोगे तो अंतः अस्ति आरंभम है कि नहीं, अंतः अस्ति आरंभम, एंड ही तुम्हारा बिगिनिंग हो जाएगा। ठीक है, एंड ही बिगिनिंग हो जाएगा, दैट इज वाई दैट इज अ सर्कल। तो एक सर्कल में ना तो स्टार्ट पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। दैट इज वाई हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को डिवाइड बाई एन करना पड़ता है, क्योंकि एन आइटम्स को अरेंज करने के तरीके लीनियर अरेंजमेंट होंगे एन फैक्टोरियल, बट अगर एंड और स्टार्ट एक ही है तो डिवाइड बाई एन करोगे, यानी कि एन माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इन केस ऑफ अ सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट होगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल। और अगर हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल एक हमने बीड्स की माला बनाई, अब उस माला को ऊपर से देख रहे हो तो एक अरेंजमेंट क्लॉकवाइज लग रहा है, उसी को नीचे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, बट दोनों तो सेम है, दोनों तो सेम है। तो अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है, यानी कि जैसे कि बीड्स की माला है, ठीक है, तो उस केस में एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएंगे, जबकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है। ठीक है, कभी भी जब सीटिंग अरेंजमेंट होगा उसमें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सीटिंग अरेंजमेंट हमेशा तुम ऊपर से देखोगे, कभी भी नीचे से नहीं देखोगे सीटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, तो दैट इज वाई वहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट रहेगा, बट माला के केस में ऐसा नहीं है, तो माला के केस में हमारा आंसर होगा एन माइनस वन फैक्टोरियल बाई 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स अराउंड अ सर्कल सो दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, यानी कि सारी के सारी गर्ल्स को साथ में रखना है। सबसे पहले क्या करो, 4 बॉयज को अरेंज कर दो। अब बॉयज हो जाएंगे अरेंज सर्कल में, नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 4 बॉयज हैं तो 4 माइनस वन फैक्टोरियल, बॉय 1 यहाँ आ गया, लेट अस से बॉय 2 यहाँ आ गया, बॉय 3 यहाँ आ गया, बॉय 4 यहाँ आ गया। अब 4 बॉयज को अरेंज कर दिया, अब सारी की सारी गर्ल्स को साथ में बिठाना है, साथ में स्टैंड कराना है। ठीक है, तो उनके पास गैप्स कितने हैं, या तो यहाँ पे अरेंज होगी या यहाँ पे, या यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल। वी नीड टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन बिकॉज ऑल द गर्ल्स हैव टू बी टेकन टुगेदर, उनको एक पेयर में ही रखना है। तो 4C1 तरीके से वी सिलेक्टेड दैट वन गैप और फिर अरेंज कर देंगे इन 3 लड़कियों को। अब क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार सर्कल में अरेंजमेंट कर दिया है, अब ये लड़कियां एक तरह से एक लाइन में ही खड़ी हैं, क्योंकि इनका स्टार्ट एंड डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉय 1 है रवि और बॉय 2 है राहुल। ठीक है, अभी हमने इनके बीच में अगर हम 3 लड़कियों को खड़े कर रहे हैं, लेट अस से गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3। ठीक है, तो अब ये समझो कि अगर गर्ल 1 इधर पे खड़ी है तो राहुल रवि के बगल में खड़ी है। ठीक है, सी स्टैंडिंग एडजेसेंट टू रवि, बट अगर यही गर्ल 1 हमारी इस एंड पे आ जाएगी तो फिर देन शी विल बी एडजेसेंट टू राहुल, तो दैट इज डिफरेंट। अब ये लीनियर अरेंजमेंट की तरह ही ट्रीट करना है, एक बार एक सर्कल में एक कुछ आइटम्स को अरेंज कर दिया, बचे हुए आइटम्स को जब भी अरेंज करोगे तो वो लीनियर अरेंजमेंट की तरह ही ट्रीट होगा, बिकॉज अब यहाँ पे तुम्हारा स्टार्ट एंड डिफाइंड है वहां पे। ठीक है, तो दैट इज वाई गर्ल्स 3 गर्ल्स विल बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। सो दिस इज 3 फैक्टोरियल व्हिच इज 6 into 4 into 6 which is nothing but 9, 1 second, 3 फैक्टोरियल 6 into 4 into 6, 144 आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Boxes numbered 1, 2, 3, 4 and 5 are kept in a row and they are necessarily to be filled with either a red ball or a blue ball such that no two adjacent boxes can be filled with blue balls। यानी कि लगातार 2 बॉक्सेस में ब्लू बॉल्स नहीं आ सकती है, बट क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही लिखा है, इसका मतलब ये है कि लगातार 2 बॉक्सेस में रेड बॉल्स आ सकती हैं, उन पे कंडीशन नहीं है, द कंडीशन इज ओनली ऑन द ब्लू बॉल्स। 2 ब्लू बॉल्स लगातार कॉन्सेक्यूटिवली बॉक्सेस में नहीं आ सकती हैं। ओके, then question is saying how many different arrangements are possible given that balls of a given color are exactly identical in all aspects। ठीक है, तो रेड बॉल्स हैं और ब्लू बॉल्स हैं, बॉक्सेस है 1, 2, 3, 4, 5। क्या क्या केसेस बन सकते हैं, 2 एडजेसेंट बॉक्सेस में ब्लू बॉल्स नहीं आ सकती हैं, यानी कि 5 रेड बॉल्स हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, कितने तरीके होंगे, क्योंकि सारी रेड बॉल सेम है तो सिर्फ एक ही तरीका होगा 5 रेड बॉल्स को लेने का। अगर हम 4 रेड बॉल्स लेते हैं तो इन दैट केस वी विल हैव 1 ब्लू बॉल, क्योंकि एक ही ब्लू बॉल है तो एडजेसेंट में आने का कोई चक्कर नहीं बनता। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, या तो कर दोगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो दैट इज 5। और या फिर ऐसे सोचोगे कि एक ब्लू बॉल है हमारी, 5 बॉक्सेस हैं, तो किसी भी एक में आ सकती है, या पहले में या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में या पांचवें में, तो 5 तरीके आ जाएंगे, 5 वेज आ जाएंगे। थर्ड केस विल बी 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स, अगेन या तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कर दोगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ओके, 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स, क्लियर है। अब इसको अरेंज कर रहे हो, 10 तरीके आ रहे हैं हमारे टोटल। लेकिन पंगा क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, दिक्कत क्या होगी, जब तुम इस तरह से अरेंज करोगे तो प्रॉब्लम हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि अब जो 2 ब्लू बॉल्स हैं साथ में नहीं आ सकती हैं, और ये साथ में आ रही है तो गड़बड़ है, ये साथ में आ रही है तो गड़बड़ है, तो हम इस तरह से इसको नहीं कर सकते। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि 2 ब्लू बॉल्स को हम साथ में नहीं रख सकते। तो कैसे रखेंगे, तुमने 3 रेड बॉल्स को रख दिया, अब 2 ब्लू बॉल्स को रखो, तो 4 स्पेसेस बचे हमारे पास, 2 गैप बीच में, 2 एंड पॉइंट्स पे, और तो 4 गैप्स में से हमें 2 गैप्स में ब्लू बॉल्स रखनी पड़ेंगी 4c2 तरीके से, विच इज इक्वल टू 6, विच इज इक्वल टू 6। क्या बात क्लियर है, ठीक है। तो 6 तरीकों से हम ब्लू बॉल्स को रख सकते हैं, या फिर मैनुअली सोचते तो ऐसे सोचते कि 5 बॉक्सेस हैं, या तो फर्स्ट बॉक्स में ब्लू बॉल है, थर्ड में है, फर्स्ट में है, फोर्थ में है, फर्स्ट में है, फिफ्थ में है, या सेकंड बॉक्स में है, फोर्थ में है, सेकंड में है, फिफ्थ में है, या थर्ड में है, फिफ्थ में है, यानी कि टोटल 6 वेज आ गए। ठीक है, टोटल 6 वेज आ गए। एक और केस बनेगा हमारा, जबकि देयर आर 2 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। अब 3 ब्लू बॉल्स है तो सिर्फ एक तरीका आएगा कि फर्स्ट बॉक्स में हो, थर्ड बॉक्स में हो और फिफ्थ बॉक्स में हो, तो देयर इज ओनली वन वे, ओनली वन वे। तो 1 + 5 6 + 6 12 + 1 13, ऑप्शन सी आंसर आएगा, विच इज इक्वल टू 13। क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन सी 13 हमारा इस केस में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of ways in which at least 3 fruits can be selected out of 20 fruits, in which 10 mangoes, 5 apples, 2 oranges and rest are different. Pause the video and solve it. बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। नंबर ऑफ वेज चाहिए जिससे कि हम एटलीस्ट 3 फ्रूट्स को सेलेक्ट कर सके आउट ऑफ 20 इन सच ए वे दैट 10 मैंगोज, 5 एप्पल्स, 2 ऑरेंजेस एंड रेस्ट आर डिफरेंट। जो 10 मैंगोज हैं सब सेम है आपस में, 5 एप्पल्स हैं ये भी सेम है, 2 ऑरेंजेस भी सेम है, ठीक है। एंड वी हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 3 फ्रूट्स। टोटल केसेस कितने बनेंगे, अगर हम टोटल केसेस काउंट करें तो कितने बनेंगे, देखो 10 मैंगोज हैं, 5 एप्पल्स हैं, 2 ऑरेंजेस हैं, 10 + 5 + 2 हो गया 17 हो गए। तो 3 अभी और फ्रूट बचे और तीनों डिफरेंट होंगे, F1 F2 F3 मान लिया हमने इनको, ठीक है। अब अगर 10 मैंगोज टोटल हैं तो या तो तुम जब सेलेक्ट कर रहे होगे अपने सिलेक्शन में, या तो तुम 0 मैंगो सेलेक्ट करोगे, एक भी मैंगो सेलेक्ट नहीं किया, या 1 मैंगो सेलेक्ट किया, या 2 मैंगो सेलेक्ट किए, टिल 10 मैंगो सेलेक्ट किए, यानी कि टोटल वेज कितने आ गए, 11 वेज आ गए। सिमिलरली एप्पल्स में भी यही कहानी है, 0 एप्पल, 1 एप्पल, टिल 5 एप्पल, यानी कि 6 तरीके आ गए। ऑरेंजेस में भी 0 ऑरेंज, 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज, 3 तरीके आ गए। तो बेसिकली 11 × 6 × 3। और फ्रूट 1 के लिए या तो उसको सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, तो 2 तरीके। फ्रूट 2 के लिए सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, 2 वेज। फ्रूट 3 के लिए इधर यू विल सेलेक्ट इट और रिजेक्ट इट, 2 वेज। तो मल्टीप्लाइड बाई 2 × 2 × 2, तो 11 × 18 × 8, तो 18 8 144 × 11, तो 1440 + 144, दैट इज 1584। तो टोटल वेज आ गए 1584। बट क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट 3 फ्रूट्स कैन बी सेलेक्टेड, एटलीस्ट 3 फ्रूट्स हमको चाहिए, यानी कि क्या नहीं चाहिए, 0 फ्रूट्स नहीं चाहिए, बिकॉज यहां पे हमने 0 फ्रूट्स वाला भी केस तो लिया है, एक केस ऐसा बनेगा जबकि हमने कोई भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो 0 फ्रूट्स वाले केस को हटाना पड़ेगा, दैट इज ओनली वन वे। या फिर 1 फ्रूट सेलेक्ट किया हो, 1 फ्रूट के कितने वेज आएंगे, इधर इट इज मैंगो और एप्पल और ऑरेंज और फ्रूट 1 और फ्रूट 2 और फ्रूट 3, टोटल 6 तरीके हो सकते हैं 1 फ्रूट सेलेक्ट करने के। 2 फ्रूट सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। अगर 2 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं तो एक तरीका तो तुम्हारा हो गया कि 6 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, विच इज 6c2 विच इज इक्वल टू 15।
बट साथ में ये भी तो हो सकता है कि तुम 2 मैंगो सेलेक्ट कर लो, ये भी तो पॉसिबल है, वो एक तरीका होगा। या फिर 2 एप्पल सेलेक्ट कर लो, वो भी एक तरीका होगा। या फिर 2 ऑरेंजेस सेलेक्ट कर लो, वो भी एक तरीका होगा। तो 15 + 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 18। 18 वेज हो गए 2 फ्रूट के, 0 फ्रूट 1, 1 फ्रूट 6, 2 फ्रूट 18। तो 18 + 6 + 1 25 वेज हैं, जबकि तुम एटलीस्ट 0 1 2 फ्रूट सेलेक्ट कर लो, और हमें चाहिए एटलीस्ट 3। तो यानी कि इन केसेस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा काम के आंसर क्या आना चाहिए, 1584 माइनस 25। तो आंसर विल बी 1559, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन करते हैं। An examination paper consists of 12 questions divided into parts A and B. Total 12 questions हैं, and this is divided into parts A and B. Part A contains 7 questions and part B contains 5 questions. A candidate is required to attempt 8 questions, while there is a condition that he has to select at least 3 questions from each part. कम से कम 3 क्वेश्चन तो हर एक पार्ट से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो एक तरीका हो सकता है कि पार्ट ए से सेलेक्ट करे वो 3 क्वेश्चंस, पार्ट बी से 5 करे, या पार्ट ए से 4 पार्ट बी से 4, या पार्ट ए से 5 और पार्ट बी से 3। दीज 3 केसेस विल बी देयर, और इनके लिए तुम निकाल लोगे वैल्यूज। तो पार्ट ए से 3 पार्ट बी से 5 यानी 7C3 इंटू 5C5। 7C3 is 35 into 1, that is 35. 7C4 is nothing but 7C3, 7C4 into 5C4, 7C4 is 7C3 यानी कि 35, 5C4 is 5, 35 into 5 is 175। लास्ट केस होगा 7C5 into 5C3, 7C5 is 7C2 into 5C2, 7C2 हो जाएगा 7 into 6/2 यानी 21 into 10, 210। दिस इज ऑल्सो 210। टोटल आंसर आ गया 420, ऑप्शन सी। Okay. Next question. Letters of the word random are written in all possible orders, and the words so obtained are arranged in a dictionary order. In this list, rank of the word random is what? Random word की रैंकिंग क्या होगी? सबसे पहले जब भी डिक्शनरी ऑर्डर में लगा रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स को लगा लो। लेटर्स हमारे हो गए A, D, M, N, O एंड R। अब रैंडम जो वर्ड है इसका डिक्शनरी ऑर्डर में पता लगाना, ये तो आर से स्टार्ट होने वर्ड तो सबसे आखिरी में आ रहे हैं। ए से कितने वर्ड्स बनेंगे? ए स्टार्ट में आ गया, 5 लेटर्स और बचे हैं और जो कि डिफरेंट है, उनको अरेंज करना है। 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज होंगे, यानी कि 120 वर्ड्स विल बी फाउंड बाई ए। 120 हमारे डी से भी बनेंगे, 120 ही एम से भी बनेंगे, 120 ही एन से भी बनेंगे, और 120 ही ओ से भी बनेंगे। टोटल वर्ड्स कितने हो गए? 600 वर्ड्स तो ऑलरेडी ए से लेकर ओ तक एग्जॉस्ट हो गए। अब आर से बनने वाले जो वर्ड स्टार्ट होंगे, आर ए एन लिखा है, बट आर ए के बाद में सबसे पहले जो वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे आर ए डी से। आर ए डी फर्स्ट 3 हमने डिफाइन कर दिए, लास्ट 3 लेटर्स क्या हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, यानी कि 6 सच वर्ड्स विल बी देयर फ्रॉम आर ए डी। फिर इसके बाद में आर ए एम से स्टार्ट होने वाले भी हमारे 3 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे, विच विल बी अगेन 6, यानी कि 12 वर्ड्स ये बन गए। फिर इसके बाद में वर्ड्स आएंगे हमारे आर ए एन से। आर ए एन आ गया, 612 वर्ड्स हो चुके हैं, तो 613th वर्ड क्या होगा? आर ए एन तो यूज हो गए, बचा क्या हमारा? डी, एम और ओ। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेक्स्ट वर्ड होगा आर ए एन डी एम ओ। नेक्स्ट वर्ड होगा, ठीक है, डी ओ एम, रैंडम। दिस विल बी आवर 614th वर्ड, ऑप्शन बी। तो जब भी डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना हो तो हमें इस तरह से सीक्वेंस में काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे मल्टीपल लेटर्स, फॉर एग्जांपल ए 2 बार आएगा, तो उस हिसाब से हम अपने काउंटिंग में ध्यान देते हैं। बट हमेशा सबसे पहला काम करेंगे कि इसको ऑर्डर में मेंशन करेंगे, लिखेंगे एग्जैक्टली ऑर्डर क्या है, उसके बाद में अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 Englishmen and 3 Frenchmen work for the same company. Each of them knows a secret not known to others. They need to exchange these secrets over phone-to-phone calls so that eventually each person knows all the 6 secrets. None of the Frenchmen knows English. किसी भी फ्रेंचमैन को इंग्लिश नहीं आती, and only one Englishman knows French. एक ऐसा इंग्लिशमैन है, इंग्लिश तो उसको आती है और फ्रेंच भी आती है, ठीक है। तो वही जो इंग्लिशमैन हमारा है सबसे क्रूशल आदमी है, बिकॉज दैट पर्सन विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, isn't it? So what is the minimum number of calls needed for the above purpose? मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स कितना चाहिए होगा जिससे कि कम्युनिकेशन हो जाए, सबको सबके सीक्रेट पता चल जाए, ठीक है।
तो सबको चुगली करनी है एक दूसरे की। E1 इंग्लिशमैन 1, इंग्लिशमैन 2, इंग्लिशमैन 3, और ऐसे ही F1, F2, F3। अब लेट अस से दिस इज दैट इंग्लिशमैन हु नोज फ्रेंच। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही रहेगा सबका, सबको इसी से बात करनी है, बिकॉज इससे बात किए बिना बात हो नहीं पाएगी। इंग्लिशमैन वाले इंग्लिशमैन को बता देंगे इंग्लिश में, बट फ्रेंचमैन वाले फ्रेंच को बता देंगे फ्रेंच में, बट इंग्लिशमैन को नहीं बता पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज वाई ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि सब लोग इसी से बात करें, सारे लोग इसी से बात करें। अब इस बात में ध्यान से समझने वाली बात क्या है, देखो इंग्लिशमैन 1 ने बताया इसको कि देखो कुछ 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 ये बात है हमारी, एक कॉल हो गई। इंग्लिशमैन 2 ने बताया, 2 कॉल हो गई। फ्रेंचमैन 1 ने बताया, तीसरी कॉल। फ्रेंचमैन 2 ने बताया, चौथी कॉल। अब इस बंदे को अभी इस 4 कॉल्स हो चुकी हैं और ऑलरेडी इसको बहुत सारे सीक्रेट पता चल गए, बस एक बंदे का सीक्रेट नहीं पता है, किसका, जिसने अब तक बात नहीं किया। तो जैसे ही फ्रेंचमैन 3 का कॉल आया इंग्लिशमैन 3 को, ही विल से नाउ आई नो ऑल द सीक्रेट्स। ही विल से टू फ्रेंचमैन 3 नाउ आई नो ऑल द सीक्रेट्स। नाउ दैट ही नोज ऑल द सीक्रेट्स, तो क्या ये कॉल कट करने के बाद बाकी सबको कॉल करेगा, या पहले ही ये फ्रेंचमैन 3 को तो इसी कॉल में बता देगा सारा का सारा सीक्रेट, इसी सेम कॉल में, इसी एक कॉल में, इजंट इट सो? तो बेसिकली एक ही कॉल बना देते हैं ताकि आसानी रहे। ठीक है, इसी एक कॉल को बोथ फेस कर देते हैं कि इसी कॉल में इसको सीक्रेट पता भी चलेगा और इसी कॉल में सबका सीक्रेट ये बता भी देगा, क्योंकि अब इसको सबका सीक्रेट पता है। तो फ्रेंचमैन 3 को तो इसी एक कॉल में सब कुछ पता चल जाएगा। 4 कॉल्स पहले ही हो चुकी हैं। ठीक है, 2 कॉल्स इंग्लिशमैन ने की, 2 कॉल्स फ्रेंचमैन ने की, और ये जो कॉल आई है एक इंपॉर्टेंट, इस कॉल में डेटा आया भी है और डेटा गया भी है। इसको पता भी लगा सीक्रेट और इसने बता भी दिया सबका सीक्रेट। ठीक है, अब बाकी लोगों को सीक्रेट बताना बाकी है। तो अब ये कॉल करेगा 1, 2, 3 एंड 4। तो अब ये 4 कॉल और करेगा। टोटल कॉल्स हो गई हमारी 9। 9 कॉल्स में ये सब डेटा ट्रांसफर हो गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। इससे कम कॉल में काम चलेगा नहीं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को और थोड़ा अलग से सोचते तो भी हमारा आंसर यही आता अगर ऐसा करता जस्ट इन केस कि इंग्लिशमैन 1 और इंग्लिशमैन 2 ने इसको बताया आपने सारी बातें, और ऐसे ही फ्रेंचमैन 1 ने फ्रेंचमैन 3 को बताया, फ्रेंचमैन 2 ने फ्रेंचमैन 3 को बताया। अब फिर अभी भी हमने 2 कॉल यहाँ पे की, 2 कॉल यहाँ पे की। अब इस बंदे ने कॉल करके सारी बातें इसको बताई। ठीक है, इसने अपनी सारी बातें इधर बता दी। ठीक है, इसी सेम कॉल में दोनों साइड का डेटा ट्रांसफर हो गया। अब जैसे ही डेटा ट्रांसफर हुआ है, अब फिर से ये कॉल बैक करेगा और ऐसे करेगा और ये दोनों को कॉल करेगा। अभी भी 9 कॉल्स ही होंगी। तो ये भी तरीका हो सकता है। दोनों में बात एक ही है। ठीक है, दोनों में बात एक ही है। हमारा आंसर दोनों केसेस में 9 ही आने वाला है, तुम चाहे जैसे भी सोचो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ 1 2 3 4 5 सच दैट एट लीस्ट 3 डिजिट्स विल नॉट कम इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इस बात का मतलब क्या हुआ? एट लीस्ट 3 डिजिट्स विल नॉट कम इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि जहां पे ऑलरेडी वो डिजिट्स हैं कम से कम वहां ऐसी 3 डिजिट ऐसी जरूर होनी चाहिए जो कि अपनी पोजीशन पे नहीं आए। ओके, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे? टोटल तो 5 डिजिट्स हैं, 5 फैक्टोरियल होंगे, 120 होंगे। और हमें ऐसा चाहिए कि एटलीस्ट 3 डिजिट्स अपनी पोजीशन पे ना आए, यानी कि क्या नहीं चाहिए? जब एक डिजिट अपनी पोजीशन पे नहीं हो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, या 2 डिजिट्स अपनी पोजीशन पे नहीं हो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, या 0 डिजिट्स अपनी पोजीशन पे नहीं हो तो उसको भी इंक्लूड हम नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। कम से कम 3 डिजिट्स को अपनी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, विल नॉट कम इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दैट इज व्हाट द कंडीशन इज। 3 नहीं हो चलेगा, 4 नहीं हो चलेगा, 5 नहीं हो चलेगा, कोई भी डिजिट का 0 डिजिट का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि सारी की सारी डिजिट्स अपनी ही पोजीशन पे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 ये ही बन जाए हमारा वर्ड, हमारा अरेंजमेंट। तो ये हमको नहीं चाहिए। ठीक है, और ऐसे कितना तरीके से हो सकता है? सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, या फिर कोई एक डिजिट हमारी मिसप्लेस हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4 डिजिट्स अपनी पोजीशन पे रहे? फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 तो अपनी ही पोजीशन पे हैं, बट 1 कहीं और चला जाए तो बेचारा जाएगा कहाँ? उसके जाने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो एक डिजिट हमारी मिसप्लेस्ड हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके वेज ऑफ 0, नॉट पॉसिबल। अब 2 डिजिट्स अगर मिसप्लेस्ड हो, लेट अस से 3 4 5 अपनी पोजीशन पे हैं और 1 और 2 मिसप्लेस हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा ऐसा हो सकता है।
ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ऐसा होने के तरीके कितने होंगे भाई, 1 2 की जगह आ जाए, 2 1 की जगह आ जाए, तो सिर्फ एक तरीका होगा। दो डिजिट्स को मिसप्लेस करने का सिर्फ एक तरीका होगा, बट ये दो डिजिट्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी पहले, पहले इनका सिलेक्शन करोगे फिर मिसप्लेस करोगे। तो 2 डिजिट्स मिसप्लेस्ड, नंबर ऑफ वेज कितना आएगा इसका, 5C2 तरीके से सेलेक्ट करोगे और फिर एक ही तरीका होगा, यानी कि 10 वेज आएंगे टोटल, 1 + 10 11। तो 120 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 109, दैट इज 109। क्या ये बात क्लियर है? या फिर डिरेंजमेंट की तरह से इसको सॉल्व करो, ठीक है, ये तो हो गया इसको कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करने का। या फिर डिरेंजमेंट की तरह से सॉल्व करो। डिरेंजमेंट के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था अभी 2 दिन पहले, अगर तुमने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो फॉर्मूला फटाफट से देख लेते। डिरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है, अगर n आइटम्स को डिरेंज करना है, ठीक है, यानी कि अपने ऑर्डर में नहीं रहे वो, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे n फैक्टोरियल डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, कहाँ तक, जब तक कि तुम्हारा 1/n फैक्टोरियल नहीं आ जाए, ठीक है, तब तक तुमको करना है। और जब भी डिरेंज कर रहे हैं हमारा, तो एक आइटम को डिरेंज करने के तरीके जीरो होते हैं, बिकॉज एक आइटम को कैसे डिरेंज करोगे, अकेला आइटम है वो बेचारा, जहाँ पे वहीं रहेगा, कहाँ जाएगा। 2 आइटम्स को डिरेंज करना है तो एक तरीका होगा, 3 आइटम्स को डिरेंज करना है 2 तरीके होंगे, 4 आइटम्स को डिरेंज करना है 9 वेज होंगे, 5 आइटम्स को डिरेंज करना है 44 तरीके होंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है, एटलीस्ट 3 डिजिट्स विल नॉट कम इनटू पोजीशन, यानी कि कम से कम 3 आइटम्स को हमें डिरेंज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, तो या तो 3 डिजिट्स का डिरेंजमेंट हो, या तो 4 का डिरेंजमेंट हो, या फिर 5 का डिरेंजमेंट हो, तो इनको हमें ऐड करना है। बट फर्क क्या है, जब तुम 3 को डिरेंज कर रहे हो, व्हेन यू आर डिरेंजिंग 3 डिजिट्स, तो पहले सेलेक्ट तो करोगे कौन सी 3, क्योंकि टोटल 5 है। तो जब 3 इसका डिरेंजमेंट यहाँ पे करोगे तो 5 सीधे तरीके से विल बी सेलेक्टिंग दो 3 डिजिट्स, और फिर डिरेंजमेंट 3 का कितना होगा 2 वे से, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे। सिमिलरली अगर 4 डिजिट्स को डिरेंज करोगे तो पहले सेलेक्ट करोगे उन 4 को, तो 5C4 तरीकों से विल बी सेलेक्टिंग, और फिर मल्टीप्लाई करोगे डिरेंजमेंट ऑफ 4 से, यानी कि 9 से। और बाय द सेम लॉजिक 5C5 तरीके से तुम सारी की सारी डिजिट्स को सेलेक्ट करोगे, जिसका एक ही तरीका होगा, और मल्टीप्लाई बाई D5 विच इज 44। तो 5C3 इज 10, 10 × 20, 5C5 5 × 9 45, और प्लस 44, तो दिस इज 89 + 20 दैट इज 109। ठीक है, चाहे तुम पहले वाले तरीके से करो या दूसरे वाले तरीके से, पहला तरीका थोड़ा समझने में दिक्कत लग सकता है, ये फॉर्मूला तुमको पता है तो फिर ये इजीली हो जाएगा। सेकंड वाला तुम जिस भी तरीके में कंफर्टेबल हो, दोनों समझ में आए तो सबसे अच्छी बात है। आंसर हमारा बहरहाल 109 आने वाला है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। आई बिलीव सेशन पसंद आया, क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए, किसी भी क्वेश्चन में कभी डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है, डाउट रह सकता है। डाउट रहेगा तो बेहिचक तुम कमेंट में मेंशन करो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट। ठीक है, और साथ में तुम फर्दर कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, अपना डाउट भी मैसेज कर सकते हो, कोई और क्वेश्चन है जहाँ पे डाउट है पीएनसी में तो भी मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो @MBA ज्वाइन कर सकते हो। सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर देना, अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है, शेयर करो, और लोग से भी शेयर करो, कि अगर उनका ही बेनिफिट हो सकता है, फायदा हो उनका भी, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।